Students, myself Pankaj M. Patel from Vadasma Engineering College. Now we are taking the 7th lecture of Geotechnical Engineering. In lecture number 6, we have learned about particle size analysis by sieve analysis and sedimentation method. So in sieve analysis method, the method hydrometer method we have seen. So what is the purpose of this test? So the test is performed to determine the percentage of different grain size contained within soil. ये जो सॉइल का सैंपल होता है उसमें अलग अलग साइज के पार्टिकल होते हैं, तो उनका जो परसेंटेज क्या है वो हम हाइड्रोमीटर से डिसाइड करेंगे. द हाइड्रोमीटर मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनर पार्टिकल. जो अलग अलग साइज के जो फाइनर पार्टिकल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है वो हम डिसाइड करेंगे. नाउ उसमें ये जो एक्सपेरिमेंट है उसमें इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, तो 152H हाइड्रोमीटर, सेडिमेंटेशन सिलेंडर, कंट्रोल सिलेंडर, थर्मोमीटर, बीकर एंड टाइमिंग डिवाइस मतलब कि स्टॉप वॉच. ये सभी ये जो हाइड्रोमीटर मेथड है उसके सब इक्विपमेंट है. यू कैन सी इन द फिगर, ये जो है वो कंट्रोल सिलेंडर है. इसमें ये जो है पानी भरा हुआ है 1000 ml तक, और इसमें जो ये इंस्ट्रूमेंट है वो हाइड्रोमीटर बोल है, और ये जो बीकर में है वो सॉकिंग सॉइल स्पेसिमेन. ये जो सॉइल का स्पेसिमेन है ये पूरा एक कंट्रोल सिलेंडर है. दो टाइप के सिलेंडर है, तो इसमें ये जो पूरा सॉइल सैंपल है उसे कुल मतलब कि पूरा उसको डाइल्यूट करते हैं. ये कंट्रोल सिलेंडर है. अब ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो हम समझते हैं. A hydrometer is then introduced at different time interval in the mixture to determine the density. तो हाइड्रोमीटर में क्या है जी, हाइड्रोमीटर है वो कंसिस्ट ऑफ ए बल्ब एंड कैलिब्रेटेड ट्यूब कॉल्ड स्टेम. ये जो हाइड्रोमीटर है ये जो दिखाई दे रहा है ये बल्ब है. और एक कैलिब्रेटेड ट्यूब कॉल्ड स्टेम. द रीडिंग ऑन हाइड्रोमीटर स्टेम गिव्स द डेंसिटी ऑफ द सॉइल सस्पेंशन सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ बल्ब एट एनी टाइम. तो ये जो हाइड्रोमीटर है उसके हाइड्रोमीटर स्टेम में जो रीडिंग है वो हमारे सॉइल सस्पेंशन है उसकी डेंसिटी क्या है वो दर्शाते हैं एट एनी टाइम. एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग द डेंसिटी इज वेरी हाई बिकॉज लॉट्स ऑफ पार्टिकल्स विल बी इन सस्पेंडेड फॉर्म. जब हम सॉइल सैंपल है वो लिक्विड में डालेंगे तो क्या होगा कि जो शुरू का टाइम है उसमें लॉट्स ऑफ पार्टिकल सस्पेंडेड फॉर्म में होगा, इसीलिए उसकी डेंसिटी हाई होगी. स्लोली द पार्टिकल स्टार्ट सेटलिंग डाउन. धीरे धीरे ये जो मिट्टी के जो कण है वो पात्र में बैठना शुरू करेंगे, सेटल डाउन होगा. एंड विच इट्स द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑल्सो डिक्रीज. जिस तरह से सेटल डाउन होगा तो नेचुरली ये जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी.
सो सेकंड टाइम इट गिव्स अस रीडिंग लेसर देन द फर्स्ट वन, तो जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी क्योंकि सभी जो पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड थे वो सेटल डाउन हो जाएंगे। द रीडिंग आर देन रिकॉर्डेड इन द टेबल। आप बता जो रीडिंग आए हैं आपने टेबल वहां लिखी है। एंड हैविंग द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, टाइम इलैप्स हाइड्रोमीटर रीडिंग, टेम्परेचर, HE, V, D एंड परसेंटेज फाइनल। तो ये सभी हम ये जो प्रैक्टिकल है उससे मिलते हैं। तो HE मतलब क्या है, तो इफेक्टिव डेप्थ, HE इज द इफेक्टिव डेप्थ। तो उसकी जो फॉर्मूला है वो HE इज इक्वल टू H प्लस स्मॉल h बाय 2 माइनस VH बाय 2a। इसमें ये जो V है तो V इज इक्वल टू गैमा S माइनस गैमा W, मतलब ये जो सॉइल पार्टिकल में जो सॉलिड पार्टिकल है उसकी डेंसिटी और पानी की डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1.8 म्यू इंटू डी स्क्वायर। अगर ये जो डी है वो साइज है पार्टिकल की, तो डी इज इक्वल टू, अब सिंपल मैथमेटिक है, 1.8 म्यू ऊपर आ जाएगा, नीचे गैमा एस माइनस गैमा डब्ल्यू, और ये स्क्वायर है इसलिए उसका हम रूट लेते हैं। तो इस तरह हम पार्टिकल का साइज है वो एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। In this method, a suitable amount of soil is taken and is passed through the specific sieve. ये sieve एनालिसिस की ही मेथड है। तो थोड़ी सी सॉइल लेके ये जो sieve में से हम पास करेंगे, then it is placed in the oven for drying at 100 to 105 डिग्री सेंटीग्रेड। हम ये पूरा जो सैंपल है उसको ड्राई करेंगे। The sample to use is accurately weighed and mix with the distilled water in a dish or beaker and shake well। ये जो ड्राई सैंपल है उसको हम क्या करेंगे, उसका वेट करेंगे और उसके बाद उसको डिस्टिल्ड पानी के साथ ये जो डिश और बीकर जो फिगर में दिखाया था उसमें क्या पूरा हिलाएंगे। नाउ टू हैव प्रॉपर डिस्पर्सन ऑफ सॉइल, ए डिस्पर्सिंग एजेंट, डिफ्लोरेटिंग एजेंट इज एडेड टू द सॉइल। दूसरे हम एजेंट डालते हैं। At the commencement of the sedimentation test, soil particles are assumed to be uniformly distributed. આ જે સેડિમેન્ટેશન ટેસ્ટ છે એમાં આપણે શું અનુમાન લગાવવું પડે છે કે આ બધા જે સોઇલના પાર્ટિકલ છે એ સરખી રીતે ફેલાયેલા છે। अब हम जानते हैं कि G इज इक्वल टू GS इज इक्वल टू एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू गैमा एस डिवाइडेड बाय गैमा डब्ल्यू। तो क्या होगा, अगर ये जो सॉलिड डेंसिटी है, सॉइल डेंसिटी इज इक्वल टू गैमा डब्ल्यू इंटू GS, सिंपल मैथमेटिक्स है, आप देख सकते हो। और इसमें क्या होगा कि जो पानी की डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सीसी रहेगी, देयरफॉर गैमा एस इज इक्वल टू GS। तो इस तरह हमें GS कैन बी फाउंड आउट बाय एक्सपेरिमेंट। Absolute specific gravity. Regarding other quantities in equation, mu is constant, only V is variable. V is equal to distance by time, V is equal to HE, HE means effective date divided by time. Now percentage of fine particle means the percentage still remaining in suspension. ये जो सेटलमेंट हो जाने के बाद भी कई पार्टिकल्स उसमें घूमते रहेंगे, तो उसका परसेंटेज क्या है,
तो P इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाय W मल्टीप्लाइड बाय 100। तो R क्या है? R है वो हाइड्रोमेट्रिक रीडिंग वेरिएबल है, W क्या है? तो वेट ऑफ सॉलिड है, और A इज इक्वल टू A कांस्टेंट है, G डिवाइडेड बाय G माइनस 1। G की वैल्यू है वो दी होती है, तो हम A फाइंड कर सकते हैं। अब ये सी एनालिसिस, ये जो हमारा पार्टिकल ऑफ साइज एनालिसिस है, उसमें हमने सी एनालिसिस किया। अब ये दूसरी मेथड है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन का मतलब तो आप जानते हो कि जो मटेरियल, जो सस्पेंडेड पार्टिकल है, उसको सेटल डाउन हो जाते हैं, तो सेडिमेंटेशन होता है, उसका एनालिसिस करना है। तो इन द सेडिमेंटेशन एनालिसिस द सॉइल फ्रैक्शन less than 75 mu size is kept in suspension in liquid medium. આ એનાલિસિસ ની અંદર જે 75 માઇક્રોન થી જે નાની સાઈઝના જે માટીના અણુ છે એમને આ પાણીની અંદર લટકતા અથવા તરતા રાખવાના છે। તો there are two methods of sedimentation analysis, બે મેથડ છે, એક હાઇડ્રોમીટર એનાલિસિસ અને બીજી pipette એનાલિસિસ। तो दिस एनालिसिस बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ। तो इसकी जो स्टोक्स लॉ क्या है वो भी जानना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू विच द वेलोसिटी एट विच ग्रेन सेटल आउट ऑफ सस्पेंशन, all other factor being equal, is dependent upon the shape, weight and size of the grain. तो जे वेगथी आ जे बधा पार्टिकल्स छे ए सस्पेंशन मांथी सेटल थाय छे, तो ऑल द अदर फैक्टर बीइंग इक्वल इट डिपेंड अपॉन आ जे छे आ फैक्टर छे कोना पर आधार राखे छे, तो एना पार्टिकल ना शेप केवो छे, एनी वेट केवी छे अने एनी साइज केवी छे, एना पर डिपेंड राखे छे। हाउएवर in the user analysis it is assumed that soil particles are spherical and have same specific gravity। तो આ પ્રયોગમાં આપણે અનુમાન કરવું પડે છે કે બધા સોઇલ પાર્ટિકલ છે એ કેવા છે? ગોળાકાર છે, અને બધાની જે સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી છે એ સેમ છે। With this assumption the coarse particles settle more quickly than finer ones। तो आ एजम्पशन थी એવું સિદ્ધ થાય છે કે જે મોટા જે પાર્ટિકલના સાઇઝ છે એ નાના પાર્ટિકલ સાઇઝ કરતા જલ્દી નીચે બેસી જાય છે, એ પણ અનુમાન છે, બરાબર। તો આ આપણે ડ્યુરિંગ સેડિમેન્ટરી એનાલિસિસ what are the assumptions we are keeping, we should keep into consideration। Now if v is the terminal velocity of sinking of spherical particles, ये जो पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड है वो जो वेलोसिटी से जो घूम रहे होते हैं उसकी वेलोसिटी की जो फॉर्मूला है वो क्या है? तो ये है v इज इक्वल टू 2/9 r² इंटू गैमा s माइनस गैमा w डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो इसमें r क्या है? v वेलोसिटी है, r है वो पार्टिकल्स के जो स्फेरिकल साइज है उसकी रेडियस है, एक गैमा सॉलिड और गैमा ये जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ वाटर और एफिशिएंसी आप ये सब जानते हो। तो देखो ये r है वो रेडियस ऑफ द पार्टिकल है, बराबर, d है वो डायमीटर है, v हो टर्मिनल वेलोसिटी है, उसका यूनिट मीटर प्रति सेकंड, एक गैमा एस क्या है? तो यूनिट वेट ऑफ पार्टिकल है, उसका यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, एक गैमा डब्ल्यू मतलब कि डेंसिटी या यूनिट वेट ऑफ वाटर, उसका यूनिट भी है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये जो ईटा है एफिशिएंसी है वो यूनिट वेट ऑफ वाटर, उसको म्यू बाय जी भी बोलते हैं उसे। तो म्यू क्या है? तो विस्कोसिटी है, इन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ पोइज, म्यू है उसका यूनिट है पोइज है, और जी है उसका यूनिट है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
और देखो ये दो फॉर्मूला है लेकिन सेम ही है। उसमें क्या किया है कि जो आर स्क्वायर है तो आर की जगह d/2 रखा है, तो उससे क्या होगा कि ऊपर डी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 18 आ जाएगा। दोनों सेम है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। सिंपल मैथमेटिक्स से आर की जगह आप d/2 रखो तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगी। तो इफ द वाटर इज यूज एज ए मीडियम फॉर सस्पेंशन, gamma W is equal to 9.81। ये जो फॉर्मूला है उसमें जो मीडियम है वो पानी रखेंगे तो gamma W है वो कितना होगा, वो 9.81 होगा, बरोबर। और ये जो gamma S है वो G इंटू gamma W होगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो इस तरह हो जाएगी 1/80 डी स्क्वायर इंटू gamma W इंटू G-1 डिवाइडेड बाय n। The above formula should be expressed in the constituent unit of meter second and kilonewton। अच्छा, तो ये जो D है उसे हम mm में दर्शाएंगे। तो mm मीटर में दर्शाने के लिए जो mm है ये जो mm के साइज में दर्शाएंगे, मीटर सेकंड एंड किलोमीटर में दर्शाना है तो क्या होगा कि d डिवाइडेड बाय 1000 ये gamma W और G-1 डिवाइडेड बाय ईटा। अब ये जो gamma W है उसकी वैल्यू हम देखो उसमें कुछ नया नहीं है, ये डी स्क्वायर हो गया। ये मीटर में दर्शाने के लिए d/1000 हुआ था, तो ये नीचे रहेगा 18 और ये उसका स्क्वायर है इसलिए 10⁶। ये d का स्क्वायर है तो d स्क्वायर gamma W G-1 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10⁶ ईटा। नाउ अगर हम gamma W की जगह 9.81 रखेंगे तो क्या होगा 9.81 डिवाइडेड बाय 18, तो d स्क्वायर इंटू ब्रैकेट G-1 डिवाइडेड बाय 1.835 इंटू 10⁶। अब डी स्क्वायर है उसको सूत्रकर्ता बनाते हैं तो d इज इक्वल टू 1.835 इंटू 10⁶ ईटा इंटू v डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट G-1 अंडर रूट। ये डी स्क्वायर है इसलिए d के लिए उसको स्क्वायर करना पड़ेगा और ये जो d मिलेगी पार्टिकल साइज मिलेगी वो हमें mm में मिलेगी। ये सब सिंपल मैथमेटिक्स है, दूसरा कुछ नहीं है। जरा भी ये सब बड़े बड़े फॉर्मूला देख के घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ नया नहीं है। कि जो जिस तरह हम सेंटीमीटर का मीटर बनाते हैं तो क्या 100 से डिवाइड करते हैं, इस तरह mm का मीटर करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, नाउ ये लिमिटेशन क्या है, जो ये जब ने जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस की तो उसमें कौन कौन से हमने अनुमान लगाए, तो वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ द स्टोक्स लॉ टू द ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ द रेट ऑफ फॉल ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सॉइल पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर इन कंटेनर इज इनएक्यूरेट बिकॉज देखो हमने अनुमान पहला लगाया था कि हर एक पार्टिकल साइज है वो स्पेरिकल है, मतलब कि બધા જે પાર્ટિકલ છે એ રાઉન્ડ શેપના છે અથવા ગોળા જેવા છે, તો એ શક્ય જ નથી। ઇનફેક્ટ ધ શેપ મે બી ઓફ એ લિટલ રિઝેમ્બલન્સ ટુ ધ સ્ફિયર, બધાના કે સ્ફિયર જેવા ના હોય, બધા અલગ અલગ હોય। Since many particles are present, the fall of any particle is influenced by the presence of other particle। જ્યારે બધા પાર્ટિકલ સેટલ ડાઉન થતા હોય ત્યારે એકબીજાની હાજરીના લીધે એકબીજાના ઉપર અસર પડતી હોય, એક નાની સાઈડનો છે એક મોટી સાઈડનો છે, આ બધા એકબીજા જ્યારે સેટલ થતા હોય ત્યારે એકબીજા ઉપર અસર એની થયા કરતી હોય। Similarly, particles near the side wall of the container are affected by the presence of wall। આમાં પાણીના જે સિલિન્ડરની વચ્ચે જે પાર્ટિકલ્સ હોય છે એ સેટલ થતા હોય અને સિલિન્ડરની દિવાલ હોય એની નજીકના છે એ સેટલ થતા હોય, તો જે કન્ટેનરની જે દિવાલ છે એની પણ એના ઉપર એ સેટલ ડાઉન ઉપર અસર પડતી હોય। And average value for the specific gravity of grain is used।
આપણી જે સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી g છે એ આપણે એવરેજ વેલ્યુ લઈએ છીએ. ધ વેલ્યુ ઓફ સમ પાર્ટિકલ મે ડિફરન્ટ. બધાની કઈ એવરેજ વેલ્યુ ના જ હોય, ઘણા પાર્ટિકલ છે એની સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી g છે એ જુદી પડતી હોય. તો આ બધા લિમિટેશન છે સેડિમેન્ટેશન એનાલિસિસના. એક્ઝામમાં પૂછી શકે કે વોટ આર ધ લિમિટેશન્સ ઓફ ધ સેડિમેન્ટેશન એનાલિસિસ. તો તમને આ 4 લખતા આવડવા જોઈએ. સિમ્પલ છે કે બધા ગોળ હોતા નથી. આ બધા જ્યારે સેટલ થતા હોય છે ત્યારે એકબીજા ઉપર અસર કરતા હોય છે. કન્ટેનરની દિવાલો છે એની પણ એના પર અસર થતી હોય છે. અને બધાની જે સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી હોય છે એ એવરેજ આપણે કહીએ છીએ એ પણ શક્ય નથી. नाउ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एक छोटा सा जो कर्व है ये जो ग्रेन साइज का, ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज प्लॉटेड विथ परसेंटेज पासिंग एज ए ऑर्डिनेट. तो ऑर्डिनेट मीन्स y एक्सिस एंड द पार्टिकल साइज एज एक्सिस आर. जो परसेंटेज पासिंग एज ए ઓર્ડિનેટ मतलब परसेंटेज पासिंग એને જે y અક્ષ કહીશું અને પાર્ટિકલ સાઇઝ છે એને એક્સિસ સાઇઝ એટલે કે x અક્ષ કહીશું. અને આ કર્વ છે અને ગ્રેડિંગ કર્વ પણ કહેવામાં આવે છે. તો એ કર્વ છે એ શું બતાવે છે? તો ઇટ રિપ્રેઝન્ટ્સ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ પાર્ટિકલ્સ ઓફ ડિફરન્ટ સાઇઝ ઇન ધ સોઇલ બાથ. જે સોઇલનું સેમ્પલ છે એમાં અલગ અલગ સાઇઝના જે પાર્ટિકલ છે એનું દર્શાવે છે. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે કીધું હતું કે જે એક્સ અક્ષ છે એ ગ્રેનની સાઇઝ બતાવે છે, ગ્રેન ડાયામીટર છે. આ છે એ લોગ કર્વ છે, લોગ સ્કેલ છે. તો એમાં તમે જુઓ કે આ બધા નીચે એક્સ એક્સિસ છે, આ છે વાય એક્સિસ છે જેને આપણે ઓર્ડિનેટ કહીએ છીએ. તો એ છે શું પાસિંગ પર્સન્ટેજ બતાવે છે. આપણી જે સીમમાંથી જે ચારણીમાંથી જે પાસ થતું હોય છે એ બતાવે છે. આ સીમ એનાલિસિસનો આ જે ગ્રાફ છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? ગ્રેન સાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. ઓકે, तो હવે આપણે જોઈએ कि आज अलग अलग साइज है. तो D10 मीन्स क्या है? तो ये देखो ये y पे ये जो ए है वो 10 है. अब D10 मतलब क्या है कि इधर से सीधी लाइन खींचे तो वो कहाँ गिरती है? सीधी इधर गिरती है. तो ये 0.01 है तो ये 0.02 है. तो D10 मतलब 10 mm साइज की जो साइज है वो कितनी है? तो 0.02 mm है. D30 क्या है? तो ये 20 है. ये जो 20 है तो ये 30 है. तो इसमें क्या है? ये जो 30 की जो ये पूरी लाइन हम अगर खींचेंगे, ये जो 30 की लाइन है वो हम उसको खींचेंगे D30. तो D30 का मूल्य कितना होगा? तो वो होगा ये 0.1 है. तो ये जो D30 है ये है वो 0.6 है. इस तरह D60 ये जो सीधी लाइन है वो मतलब ये जो D60 वो कहाँ गिरती है? सीधी इधर गिरती है. तो ये क्या है? 9 mm. मतलब कि ये जो ग्रेन डायमीटर है वो D10, D30, D60 वो सब हमें ये जो कर्व है इससे हम मालूम पड़ता है. तो हमने फ्रॉम द ग्राफ्स हमने ये सब देखा कि अलग अलग साइज की D10 की 0.02 mm है, D30 की 0.6 है, D60 की 9 mm है. तो उससे हमें क्या मिलेगा? तो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी मिलेगी. तो CU मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी. तो D60 डिवाइडेड बाय D10, D60 कितनी है? 9 mm है. 9 डिवाइडेड बाय 0.02 इज इक्वल टू 450. बाद में CC हमें फाइंड करना पड़ेगा. तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ये जो D30 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय D10 और इंटू D60 तो 0.6 है
उसका जो स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 0.02 इंटू 9, तो ये हमें सीसी कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो हम देखेंगे कि ये 1 लेस देन सीसी लेस देन 3, तो ये सीसी है वो 2 मतलब कि, तो ये वेल ग्रेडेड सॉइल है, मतलब कि ये जो सीयू है वो 4 से ज्यादा होना चाहिए, हमें 450 मिला है, इसमें भी सीयू है वो 6 से ज्यादा मिलना चाहिए। तो ये जो ये मतलब कि ये जो वेल ग्रेडेड सॉइल है, तो ग्रावेल के लिए कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 4 से ज्यादा होनी चाहिए, और ये जो सैंड है इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 6 से ज्यादा चाहिए। अब ग्रेन साइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन क्या है, तो it will help us feel the soil texture and it will also use for soil classification। जो सॉइल है वो किस तरह की है, सैंडी है, क्लेई है, सॉल्टी है, वो हमें मालूम पड़ेगा और सॉइल क्लासिफिकेशन में हमें मदद पड़ेगी। इट कैन बी यूज्ड टू डिफाइन द ग्रेडिंग स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज फिल्टर। ये जो ड्रेनेज फिल्टर होता है उसका स्पेसिफिकेशन का ग्रेडिंग करने के लिए उसका यूज किया जाता है। इट कैन बी क्राइटेरियन फॉर सिलेक्टिंग फिल मटेरियल ऑफ एम्बैंकमेंट एंड अर्थ डैम। हम डैम बनाते हैं तो किस तरह का मटेरियल सिलेक्ट करना है वो हमें मालूम पड़ता है। रोड सब बेस्ड मटेरियल, अगर रोड बनाते हैं तो कौन सा मटेरियल यूज करना है उससे हमें मालूम पड़ता है। और कंक्रीट एग्रीगेट के लिए भी किस तरह के पार्टिकल्स यूज करने हैं वो डिसाइड होता है। तो इट कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द रिजल्ट ऑफ ग्राउटिंग एंड केमिकल इंजेक्शन एंड डायनेमिक कॉम्पैक्शन। ये जो ग्राउटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप आगे पढ़े हैं ग्राउटिंग किस तरह करना, केमिकल इंजेक्शन किस तरह देना और डायनेमिक कॉम्पैक्शन किस तरह करना। तो इसके लिए सब हम जब एस्टिमेट लगाते हैं तो ये ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन से मालूम पड़ता है। इफेक्टिव साइड डी टैंक कैन बी कोरिलेटेड विद द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, बराबर। तो ये थोड़ा ऑन द बेसिस ऑफ द कर्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, हम जो किस तरह की सॉइल ये जो कर्व से निकालते हैं, तो वेल ग्रेडेड सॉइल, तो ये जो सॉइल है को गुड फॉर कंस्ट्रक्शन और एंड ग्रेट स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ है वो सबसे हाई होती है। पुअरली ग्रेडेड सॉइल, तो सम पार्टिकल्स आर मिसिंग, ऑल्सो कॉल्ड गेट ग्रेडेड। पुअरली ग्रेडेड सॉइल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, मतलब कि हर एक यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल में क्या होता है कि सभी पार्टिकल सेम साइज के होते हैं। और ये जो द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द सीव एनालिसिस क्या है, तो टू डिटरमाइन विच टाइप ऑफ सॉइल, मतलब सैंडी है, क्लेई है, सिल्टी है, और फ्रॉम द कर्व व्हाट वी ऑब्टेन, तो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट Cu इज इक्वल टू D60 डिवाइडेड बाय D10। ये इसकी वैल्यू 5 से कम है तो वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है। और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर उसकी फॉर्मूला क्या है, D30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय D10 इंटू D60। इसकी वैल्यू lies between 1 and 3, then it is a good soil. So friends, now we will meet in next lecture.